हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नवनीत यादव और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मल्टी थ्रेडिंग। वैसे तो हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। व्हाट इज़ थ्रेड, व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग, हाउ द थ्रेड्स आर बीइंग क्रिएटेड। सो उसके बाद थ्रेड से 2-3 क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं और उसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है, thread priority and thread synchronization. So first of all we are going to discuss what is the thread life cycle. तो थ्रेड की लाइफ साइकिल में कुछ स्टेट्स होती हैं, जैसे हम लोगों ने एप्लेट की स्टेट्स पढ़ी थी या और भी किसी की स्टेट्स होती हैं। तो सबके अंदर एक स्टार्टिंग स्टेट होती है, एक एंडिंग स्टेट होती है, एक रनिंग स्टेट होती है। बीच में अगर कोई आइडियल कंडीशन में नहीं, आइडियल कंडीशन में होता है, वेट कर रहा होता है, तो वेटिंग स्टेट होती है। इस तरह से यहाँ पे भी हम लोगों के पास कुछ स्टेट्स हैं, उसी फॉर्म में हैं, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। सो देख लेते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड इन जावा इज़ कंट्रोल्ड बाई JVM। JVM इसको कंट्रोल करता है। ए थ्रेड गोज़ थ्रू वेरियस स्टेजेस, और वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं? बेसिकली 5 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट है न्यू, देन रनेबल, रनिंग स्टेट, नॉन रनेबल और ब्लॉक्ड स्टेट, और लास्ट में टर्मिनेटेड। सो अब वन बाय वन इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डायग्राम बना हुआ है सामने, इसको समझना काफ़ी आसान है। जब स्टार्टिंग में न्यू बॉर्न है तो न्यू स्टेट होगी, देन उसको स्टार्ट होने के बाद वो रनेबल स्टेट पे पहुंच जाता है। रनएबल और रनिंग स्टेट दोनों अलग अलग होती हैं। रनेबल में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और रनिंग में सिंगल ही होगा। और रनेबल से अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ नहीं मिल पाती हैं, तो ब्लॉक स्टेट में चली जाती है वो। न्यू बॉर्न को डायरेक्ट स्टॉप हो जाती है अगर, तो वो रनिंग स्टेट से सीधे सीधे कहाँ पे? डेड स्टेट पे चली जाएगी। सो वन बाय वन इन स्टेजेस को हम लोग देख लेते हैं। पहले न्यू स्टेट। द थ्रेड इज इन न्यू स्टेट इफ वी क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ ए थ्रेड क्लास बट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड के इन्वोकेशन से पहले हम लोग क्रिएट करने के लिए थ्रेड क्लास को, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, दैट इज़ न्यू। तो वो न्यू स्टेट होती है। दूसरा रनेबल। द थ्रेड इज इन रनेबल स्टेट आफ्टर इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड बट द थ्रेड शेड्यूलर हैज़ नॉट सेलेक्टेड इट टू द रनिंग स्टेट। जैसे मैंने बताया कि रनेबल, रनिंग स्टेट तो सिंगल स्टेट ही होती है हमारे पास, लेकिन रनेबल जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। 10 स्टेट्स में से एक रन हो रही है, बाकी 9 में से हो सकता है कुछ ब्लॉक में पड़ी हो, लेकिन और 4-5 कहाँ पे? रनिंग स्टेट के अंदर हो, वो रनेबल स्टेट के अंदर हो। रनिंग, जो स्टेट रन हो रही है। द थ्रेड इज़ बीइंग रन स्टेट, रनिंग स्टेट इफ़ द थ्रेड शेड्यूलर हैज़ सेलेक्टेड। यहाँ पे शेड्यूलर होता है हमारे पास, वो काफ़ी सारी में से स्टेट्स में से किसी एक को सेलेक्ट करेगा और रनिंग स्टेट के पास भेज देता है। नॉन रनेबल और ब्लॉक्ड। दिस इज़ द स्टेट व्हेन द थ्रेड इज स्टिल अलाइव बट इट करंटली नॉट एलिजिबल टू रन। जिंदा तो है लेकिन एलिजिबल नहीं है रन होने के लिए, कुछ उसके पास कुछ कमियां होती हैं। और अगर जिंदा ही नहीं है, लास्ट में उसको एंड कर देना है पूरा पूरा, तो ये टर्मिनेटेड स्टेट हो जाती है, डेड स्टेट। ए थ्रेड इज एन टर्मिनेटेड और डेड स्टेट व्हेन इट्स रन मेथड एग्जिस्ट। जब इसका रनिंग मेथड कंप्लीट हो जाता है, जिस पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया है, तो ये क्या होता है? डेड स्टेट में चला जाता है। सो ये लाइफ साइकिल है, छोटा सा डायग्राम है, समझना बहुत आसान है। न्यू स्टेट हो गया, रनेबल हो गया, रनिंग स्टेट हो गया, और एक हो गया इन नॉन रनेबल जो या ब्लॉक्ड, और इन सब के बाद लास्ट में डेड स्टेट। पर न्यू बॉर्न और डेड, रनेबल और रनिंग, और बीच में नॉट रनेबल। ये 3 इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देन नेक्स्ट पूछा जाता है थ्रेड प्रायोरिटी। अब थ्रेड की प्रायोरिटी इसलिए ज़रूरी है कि मोर देन 1 थ्रेड्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। और थ्रेड ऐसा तो है नहीं कि 1 या 2 थ्रेड होगा या 3 थ्रेड होंगे, थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स भी हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ थ्रेड्स भी हो सकते हैं, 20-50 थ्रेड्स भी हो सकते हैं। सो अब उसमें से हमारा कौन सा इम्पोर्टेंट थ्रेड है, उसकी प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए। जो नॉर्मल वाले हैं वो नॉर्मल प्रायोरिटी में आ जाएंगे, और जो मीडियम प्रायोरिटी हैं वो मीडियम प्रायोरिटी में। दैट मीन्स हमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस प्रायोरिटी को सेट भी कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, देख लेते हैं। हालांकि काफ़ी सारे थ्रेड्स हो सकते हैं इसके अंदर। सो मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। क्लास 1 जो है एक्सटेंड कर रही है थ्रेड को
थ्रेड बनाने के मेथड्स देखे थे हम लोगों ने, एक्सटेंडिंग थ्रेड और रनेबल इंटरफेस। ये एक्सटेंडिंग थ्रेड वाला है। क्लास 1 थ्रेड को एक्सटेंड कर रही है, उसके अंदर एक रन नाम का मेथड है, हर जगह होगा रन नाम का मेथड हमारे पास, उसके अंदर हमने कुछ इंप्लीमेंट किया हुआ है। देन रन मेथड के अंदर हम लोगों ने फॉर लूप चलाया हुआ है, कुछ प्रिंट किया हुआ है, फॉर लूप चलाया हुआ है, कुछ प्रिंट किया हुआ है सीधे सीधे। सेम कोडिंग जैसे हमने थ्रेड 1 की लिखी है, सेम कोडिंग हमने थ्रेड 2 की, थ्रेड 3 और थ्रेड 4, 5, 6 भी हो सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ मैंने इसलिए 2 उस डॉट डॉट लगा दिया है, 3 और डॉट डॉट लगा दिया है। बाकी सिर्फ थ्रेड का नाम यहाँ पे क्लास 1 हो गया तो वहाँ पे क्लास 2 हो जाएगा, वहाँ पे क्लास 3 हो जाएगा, और इससे ज़्यादा है तो इस तरह से होते रहेंगे। अब टेस्टिंग प्रायोरिटी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर सिंपल हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता तो सबको हम स्टार्ट कर देते थ्रेड 1 2 3 को, लेकिन प्रायोरिटी भी सेट करनी है हम लोगों को। तो हमने क्या किया, मेन मेथड के अंदर आए और 1 का जो हमने बनाया है अपना एक 1 थ्रेड के नाम से ऑब्जेक्ट, और देखिए इसकी प्रायोरिटी हमने सेट की है 1 थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी। सेट प्रायोरिटी नाम का हमारा एक मेथड होता है, और उससे थ्रेड डॉट मिनिमम प्रायोरिटी। तो जो 1 वाला है उसकी प्रायोरिटी हमने क्या है, मिनिमम सेट कर दी है। और इसी तरह से हम सेकंड वाले को भी कुछ सेट कर सकते हैं, और थर्ड वाले की प्रायोरिटी हम चाहें जो सेट करना चाहें। अब हमने यहाँ पे सिर्फ 1 की सेट की हुई है, तो मिनिमम प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी 1 के हिसाब से 2 और 3 वाले जो थ्रेड्स हैं वो आपस में साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहेंगे, और जब वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में मिनिमम प्रायोरिटी वाला थ्रेड 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और ये सब करने के बाद अभी हमने प्रायोरिटी सेट की है, हमने 1 थ्रेड स्टार्ट नहीं किया हुआ था, तो 1 थ्रेड यहाँ पे स्टार्ट भी किया हुआ, और लास्ट में मेन थ्रेड से स्टार्टिंग या आउट जो भी करना है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट उसी के हिसाब से आएगा। बस इसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि हमने थ्रेड 1 की प्रायोरिटी सेट की है, थ्रेड 2 की भी कर सकते हैं, 3 की भी कर सकते हैं, और यहाँ तो 3 ही थ्रेड थे, हम यहाँ पे मोर देन 3, मोर देन 10, मोर देन 20 थ्रेड्स भी ले सकते हैं, और अपने हिसाब से उनकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। जिसकी प्रायोरिटी हम सेट करेंगे वो उसी के हिसाब से काम करेगा। अगर मिनिमम सेट की है तो सबसे बाद में एग्जीक्यूट कराएगा, मैक्सिमम सेट की है तो स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट कराएगा, और सेट नहीं की है तो अपने हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा, क्योंकि आपस में वो स्विचिंग हो सकती है उसके अंदर। एक और छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के नाम से कई बार पूछा जाता है हम लोगों से। सो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि हम लोग सिंक्रोनाइजेशन वर्ड वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे मोर देन 1 चीज़ें होती हैं, बहुत सारी होती हैं, और उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है हमें, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। एक प्रिंटर को हमने 10 कंप्यूटर पे लगाया हुआ है, तो या एक कंप्यूटर से 10 प्रिंटर लगाए हुए हैं, तो मतलब कहाँ किसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। बेसिकली एक प्रिंटर और 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 10 के 10 कमांड देते हैं, तो वो किस तरह से उस प्रिंटर पे कैसे प्रिंट करेगा, किसकी कमांड को कब लेना है उसको। तो शेड्यूलिंग होती है हमारे पास, बिल्कुल होती है, लेकिन अगर उसको कोई ऑक्यूपाई कर लेता है, दूसरा वेट करता है, तो हम लोगों ने डेडलॉक वगैरह ही पढ़ा हुआ है वहाँ पे। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम लोग ये करते हैं थ्रेड के अंदर, अब वो तो प्रोसेस का काम होता था, यहाँ पे थ्रेड्स प्रोसेस का भी सब पार्ट्स होता है। तो बहुत ज़्यादा थ्रेड्स, मल्टी थ्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, तो उनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए बड़ा इजी तरीका होता है जो क्रिटिकल सेक्शन वाला हम लोग अप्लाई करते थे, कि पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को डाल देंगे, और उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। जब तक वो उससे आउट नहीं हो जाएगा, उस थ्रेड की डेड स्टेट नहीं आ जाएगी, या वो उससे एग्जिट नहीं हो जाएगा, तब तक नेक्स्ट थ्रेड उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत बहुत सिंपल सा वर्ड है, देख लेते हैं। सिंक्रोनाइजेशन इन जावा इज द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स टू एनी शेयर्ड रिसोर्सेज। जैसे मैं बता रहा हूँ, किसी शेयर्ड रिसोर्स को एक से ज़्यादा थ्रेड्स जब एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करेंगे हम लोग। At times when more than one thread try to access a shared resource, we need to ensure the resource will be used only by one thread at a time. तो अगर इस थ्रेड को एक से ज़्यादा लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं, एक से ज़्यादा थ्रेड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं शेयर्ड रिसोर्स को, तो हमें इंश्योर करना है कि उसको सिर्फ एक ही थ्रेड यूज़ कर पाए एक टाइम पे। द प्रोसेस बाय विच सिंक्रोनाइजेशन इज अचीव्ड इज कॉल्ड थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, उस प्रोसेस को। और जावा के अंदर जावा सिंक्रोनाइजेशन इज बेटर ऑप्शन वेयर वी वांट टू अलाउ ओनली वन थ्रेड टू एक्सेस इट्स शेयर्ड रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, कीवर्ड सिंक्रोनाइज्ड इन जावा क्रिएट ए ब्लॉक ऑफ कोड रेफर्ड एज क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन बना देगा वो उसको। जैसे एग्जाम्पल के अंदर
द मेथड विल रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए फाइल एंड द मेथड विल अपलोड द सेम फाइल में डिक्लेयर्ड एज सिंक्रोनाइज। जिसके अंदर सिंक्रोनाइज के अंदर हम लोग डिक्लेयर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपडेट हो, वो उसके अंदर जो सिंगल थ्रेड है वही कर पाएगा। जैसे सिंक्रोनाइज नाम का हमने एक लिया है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया और उसके अंदर काफ़ी सारी स्टेटमेंट दे दी जो हमें सिंक्रोनाइज करनी है। सो इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो सकता है मल्टी थ्रेडिंग के अंदर भी। और जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है रिसोर्सेज के बीच में, डेडलॉक जनरेट हो जाता है, वेट करते रहते हैं, सर्कुलर वेट जनरेट हो जाता है, वो सब यहाँ पे नहीं होगा। और कई बार पूछा जाता है कि सिंक्रोनाइजेशन की नीड क्या होती है, तो वैसे हमने अभी डेफिनेशन के अंदर ही देखा है ना। और इसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग मेनली इस पर्पज से यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट थ्रेड इंटरफेस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, टू प्रिवेंट कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, जिससे कंसिस्टेंसी जनरेट ना हो सके। और शेयर रिसोर्सेज को एक से ज़्यादा अगर वो यूज़ करेंगे तो कंसिस्टेंसी वहाँ पे जनरेट हो जाएगी। सो ये था हमारा मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट 2। और इसके अंदर हम लोगों ने 3 टॉपिक्स देखे हैं। थ्रेड का सिंक्रोनाइजेशन है, थ्रेड की प्रायोरिटी और लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये जो दोनों लेक्चर्स देखे हैं हमने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई परेशानी है कुछ है, आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।